आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो हम सभी कवर कर रहे थे साइंस का मोस्ट बीबीआई लगभग 200 एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है, ये हमारा पार्ट 2 होगा। इसमें फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है उन सभी को कवर कर लेंगे। तो इन सभी को आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि फिजिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक कौन होता है? इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। बताइए विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक कौन होता है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक ऑप्शन ए वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक कौन होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक कौन होता है? तो ऑप्शन बी ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो यह 746 वॉट होता है। 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 5, धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? धारा मापने में ऑप्शन ए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसे मात्रक ऑप्शन सी वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट निम्न में से क्या कहलाता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 9, आवेश का एसआई मात्रक कौन होता है? आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन डी कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब की तंतु यानी कि फिलामेंट किससे बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति कितनी होती है? तो यह 50 हर्ज होती है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, 50 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R इजकल टू V बटा आई। ठीक है ना, ऑप्शन सी R इजकल टू V बटा आई। क्वेश्चन नंबर 14, ओम का नियम सूत्र है? बताइए ओम का नियम सूत्र कौन है इनमें से?
तो ऑप्शन सी V इक्वल टू आई इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? चालक की प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए ओम मीटर होता है, ठीक है ना, ओम मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक ऑप्शन बी एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, किलोवाट घंटा का मात्रक कौन होता है? किलोवाट घंटा का मात्रक ऑप्शन बी ऊर्जा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? चालकता का ऐसे मात्रक ऑप्शन सी महो होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यह इनमें से सभी पर निर्भर करता है, यानी कि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक की प्रकृति पर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, वाट घंटा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन डी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध यह लगभग 30,000 ओम होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? ओम के नियम में ताप का मान अचर रहता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक कौन होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ऑप्शन बी ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एम्पियर घंटा का मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो यह आवेश का मात्रक होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, किलोवाट बराबर होता है? बताइए, किलोवाट बराबर कितना होता है? किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो यह 1 यूनिट के बराबर होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो ऑप्शन सी कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट या किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है?
तो ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। क्वेश्चन नंबर 31, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो ऑप्शन बी 3380 डिग्री पर पिघलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 32, जो कि विद्युत चैप्टर से अंतिम प्रश्न है, आमीटर से किसे मापा आता है? तो आमीटर से धारा को मापा आता है। ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे जनित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो से किसे मापा जाता है? बताइए, डायनेमो से किसे मापा जाता है? डायनेमो से इन दोनों को मापा जाता है, यानी कि दृष्ट और प्रतिवर्ती दोनों धारा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ से क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन सी काला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी की जाती है? तो ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। ठीक है ना, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या चीज संकेत करती है? जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, तो इसमें जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है यह किसकी ओर संकेत करती है?
तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत देती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का अंगूठा क्या चीज संकेत करती है? तो यह बल की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की मध्यमा किसकी दिशा का संकेत देती है? तो यह धारा के दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्विच कैसे लगाए जाते हैं? जो स्विच होते हैं तो यह कैसे लगाए जाते हैं? तो यह हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बताइए, अति भारण के समय जो विद्युत परिपथ है तो इसमें धारा का मान क्या होता है? तो इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज ऑप्शन ए ऑस्टेड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वह विद्युत मोटर कहलाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। बताइए, विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होते हैं वह कैसे लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, विद्युमय तार में। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू परिपथ में भूयोजित तार का रंग कैसा होता है? जो भूमि में होता है वह तार कैसा होता है? जिसे आर्थिंग तार के नाम से जाना जाता है। तो यह हरा रंग का होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर है तो यह क्या परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू परिपथ में गर्म तार का रंग कैसा होता है? जो गर्म तार होता है तो इसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए, उसमें प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो यह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी। ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इन सभी को अच्छी तरह से देखें और याद करने की प्रयास करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए, जूल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है? तो ऑप्शन डी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 28,
दृष्टि धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 0 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक ऑप्शन ए वेबर होता है, ठीक है ना, फ्लक्स का वेबर। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? प्रेरित धारा की दिशा कैसे प्राप्त होती है? तो यह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू लाइन कितने एम्पियर की होती है? तो यह 10 एम्पियर की होती है सामान्यतः तौर पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, पावर लाइन कितने एम्पियर की होती है? पावर लाइन यह 15 एम्पियर की होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से अंतिम प्रश्न है। चुंबकीय ध्रुव की प्रवणता का ऐसे मात्रक होता है? तो इसका ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अंतिम चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी बिल्कुल भी छोड़े नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन की मात्रा लगभग 80 होती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है? तो इसके लिए आवश्यक क्या होती है? तो ऑप्शन सी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसके लिए उत्तरदायी गैस ऑप्शन सी CO2 गैस है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो ऑप्शन सी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी कैडमियम का छड़। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7,
गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल उष्म का उपयोग किस दिन नहीं कर सकता? तो बादलों वाले दिन इसका प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का एसआई मात्रक है? तो ऊर्जा का जूल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन डी, स्थिर ऊर्जा को, जो कि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं करता है? तो ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग का पेंटेड होता है? तो यह काला रंग से पेंटेड होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए, बायोगैस, जो कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस, जो कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, नाभिक के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइए, नाभिक के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसके द्वारा पारित होता है? नाभिकीय संलयन यह प्रोटॉन के द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा पारित होता है? नाभिकीय विखंडन यह न्यूट्रॉन द्वारा होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं,
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ऑप्शन डी कोयला। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाश्म ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सौर सेल में लगा होता है, जो सौर सेल होता है तो इसमें क्या लगा होता है? तो ऑप्शन सी सिलिकॉन लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है? तो ऑप्शन बी सोलर पैनल से। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है? तो ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 31, कलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।